नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उत्तराखंड में भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में भारी बारिश की स्थिति की समीक्षा की। खासकर चारधाम यात्रा और मार्ग को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, तो मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को जिलों में सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए बेहतर काम करने की जरूरत है, ताकि जनता की परेशानियां कम हो सके। सीएम धामी ने कहा कि कुछ जगहों पर जलभराव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे निपटने के लिए विभागीय अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा गया है, ताकि जलभराव की समस्या का निदान हो सके। साथ ही भूस्खलन या संभावित दुर्घटना वाले क्षेत्रों में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी दी है। जिलाधिकारियों से भी बात की, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग जुड़े हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि, कई सारे कपड़े ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो सभी को आज दिखवा लेंगे, क्योंकि आज पहली बरसात हो रही है। इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर काम करना है। उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने जिलों पर काम करेंगे। चारधाम श्रद्धालुओं से मैं लगातार एक ही बात उनसे अपील करता हूँ कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ही जो है अपनी यात्रा का रूट बनाएं, अपनी यात्रा का प्लान। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, उत्तराखंड का मौसम बदल चुका है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मौसम के बदलते मिजाज में किस तरह से सचेत रहना है। जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख यानी दिन गुरुवार को प्री मानसून का प्रवेश था उत्तराखंड में और प्री मानसून के प्रवेश के साथ ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और शनिवार से बारिश का प्रभाव और तेज हुआ है। कल पूरी रात और आज राजधानी देहरादून में तो बारिश लगातार जारी है, रुकी नहीं है जी। इसी प्रकार से पर्वतीय जनपदों में, कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश जारी है। क्योंकि राज्य सरकार के सामने मुसीबत यह है, समस्या यह है कि चारधाम यात्रा भी जारी है, पर्यटन सीजन भी जारी है। ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री आज के दिन खुद पहुंचे थे आपदा प्रबंधन केंद्र और अफसरों के साथ चर्चा की, डिस्कस किया जी कि अभी तक जिलेवार रिपोर्ट क्या है, कहां से किस प्रकार की शिकायतें, उसका निस्तारण निवारण किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा रूट पर भी चर्चा की और सैटेलाइट इमेजेस और जो पहाड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे धामों में, उनका भी अवलोकन किया और उसके बाद यही अपील की है यात्रियों से, श्रद्धालुओं से कि मौसम का एक बार जरूर लें यात्रा पर रवाना होने से पहले, क्योंकि मानसून सीजन शुरू होने के बाद उत्तराखंड में करीब अगले 40-45 दिन मानसून सीजन के बाद थोड़े समस्यापूर्ण रहते हैं। इसलिए मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा पर निकले। बिल्कुल सुदीप, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। खासकर जो चारधाम यात्रा में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मौसम का मिजाज जानना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
उत्तराखंड में शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून सहित हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश में रविवार तड़के से मानसून की बौछार पड़ रही है। तो देहरादून में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के 3 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। यहां भी शनिवार रात से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। विकास नगर में शुक्रवार रात में भारी बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों में मायूसी है। वहीं भारी बारिश के बाद नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग 8 किलोमीटर तक पत्थर से आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने का प्रयास भी जारी है। ये 4 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, विकासनगर, नरेंद्रनगर, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया था और वही अंदेशा देखने को मिल रहा है। भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी है। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, पूर्वानुमान लगाया था, वो पूर्वानुमान किस तरह से सच हुआ है और भारी बारिश तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है? शाम तक लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हरिद्वार में कई आवासीय जिनमें 2.5 तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून, हरिद्वार, विकासनगर, नरेंद्रनगर की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में। तो हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए किस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था और उसी के तहत मौसम का मिजाज भी देखने को मिला है। लगातार पहाड़ से लेकर मैदान में भारी बारिश हो रही है। देहरादून में तो और निचले इलाकों में पानी भरा है, जबकि हरिद्वार में आवासीय इलाकों में पानी भरा है और जल भराव होता देख लोगों में दहशत है, जिनके मकान हैं, जिनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। और इसने सरकारी सिस्टम की पोल भी खोल दी है कि आखिर जल निकासी के, ड्रेनेज के समय से उचित प्रबंध नहीं किए गए, जबकि मुख्यमंत्री ने भी बैठक करके निर्देश दिए थे। कम से कम हरिद्वार की तो तस्वीरें बहुत ही खराब हैं और देखना होगा अब इसमें हरिद्वार प्रशासन क्या सुधार करता है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। भारी बारिश के बाद नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग 8 किलोमीटर तक पत्थर आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसे खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची हैं। बारिश रुकते ही सड़क को खोलने का काम किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन बारिश को लेकर तहसीलों से संपर्क बनाए हुए है और लगातार अपडेट ले रहा है। प्रशासन का कहना है कि कुछ ही देर में रानी पोखरी मोटर मार्ग आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। तो कई सड़कें लगातार इन सड़कों पर भारी मलबा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और बारिश बंद होते ही इन रास्तों को खोल दिया जाएगा, इसका आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। गढ़वाल मंडल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश जारी है। पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश के आंकड़े सामने आए हैं। मूसलाधार बारिश से निचले इलाके कौड़िया, बलभद्रपुर के निचले रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बरसात की पहली बारिश ने ही नगर निगम कोटद्वार और राजस्व प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। लगातार भारी बारिश से मालन, सुखोरो, खो नदी और पनियाली गदेरा उफान पर है। साथ ही भारी बारिश के कारण कोटद्वार, दोगड्डा के मध्य फतेहपुर और दुर्गा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर भूस्खलन होने से मलबा आ गया है। मलबा आ जाने से पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों के लिए वाहन से आवाजाही ठप हो गई है। सूचना के बाद एनएच ने मौके पर जेसीबी भेजकर मलबा को हटाते हुए राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया।
उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बारिश जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा ना हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर जेसीबी और सरकारी मशीनरी को तैनात किया जाए, जिसके भूस्खलन के दौरान सड़कों को तुरंत खोला जा सके। में जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है, कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं, वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है वहाँ पे सभी डीएम से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज़ खरीद लें। वहाँ पे प्रधानगणों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहाँ पे उनको बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा खुला रहे। G20 की तैयारियां जोरों पर है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का जिम्मा MDDA को दिया गया है। रास्ते में मकानों को एक रंग में रंगा गया है। ऋषिकुंड के सौंदर्यीकरण के साथ त्रिवेणी घाट पर आरती की तैयारी और साज सज्जा का काम MDDA की टीम भारी बारिश के बावजूद कर रही है। नटराज चौक से त्रिवेणी घाट की तरफ जाने वाली सड़क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, G20 की बैठक को लेकर देखिए लगातार तैयारियां कुछ दिनों से की जा रही हैं। अब ये तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है, बारिश हो रही है लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। तो सुदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के बावजूद G20 समिट में बदली योग नगरी की सूरत, तो किस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही है। MDDA ने किया युद्ध स्तर पर सौंदर्यीकरण का कार्य, तो नटराज चौक से त्रिवेणी घाट तक सौंदर्य निखरा है। भारी बारिश है लेकिन इस बीच MDDA की टीम लगातार काम कर रही है। तो G20 समिट ने किस तरह से योग नगरी की तस्वीर बदली है, सूरत बदल दी है। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज हैं, बहुत दिनों से ये तैयारियां चल रही थी, अब ये अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। बारिश हो रही है लेकिन देखिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जो G20 की दूसरी बैठक हुई थी उस वक्त भी हमने देखा जौली ग्रांट पर बारिश के बावजूद MDDA की टीम ने एक बड़ा काम किया, शानदार काम किया। और यही वजह है कि राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स सीनियर हो या विदेश से आए प्रतिनिधि हो जो भारतीय मेहमान के रूप में देखे जा रहे हैं, उन्होंने इसकी प्रशंसा की। अब से अंतिम बैठक शुरू हो रही है तो इसके लिए ऋषिकेश के उस क्षेत्र को बहुत तेजी से सजाया संवारा जा रहा है जहां आरती होनी है और उस पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग पर दो समस्याएं हैं, एक तो पूर्व का निर्माण कार्य हो रहे थे और दूसरा टूरिस्ट सीजन भी है। आज बारिश के बावजूद जो नजारा देखने को मिला वो सीधे तौर पर बताता है कि यदि विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो तो हर परिस्थिति में काम किया जा सकता है। जो राज्य सरकार के मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वो खुद इस पूरे प्रोजेक्ट पर आयोजन से लेकर संपन्न होने तक नजर रखते हैं और आज अवकाश के दिन भी वो इस काम काज को मॉनिटर कर रहे हैं। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो भारी बारिश के बीच MDDA की टीम लगातार काम कर रही है। तो G20 समिट है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारियां, ये तस्वीर बदलती हुई नजर आई है।
तो नटराज चौक से त्रिवेणी घाट तक का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच भी लगातार काम जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है। उत्तराखंड ने G20 की 2 बैठकों की सफल मेजबानी के बाद पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपरा, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज उत्तराखंड नए भारत की तस्वीर बना रहा। राज्य की आधारभूत अव्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रण लेते हैं। तस्वीर पेश कर रहा G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल, वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण, वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ। राजधानी देहरादून के ग्रामीण सिल्लिंग की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को स्थापित करने का विवाद और बढ़ गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद एडीएम देहरादून की तरफ से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को नोटिस भेजा गया, जिसको लेकर अब बिशन सिंह चुफाल ने इस पूरी कार्रवाई को षड्यंत्र बताते हुए मामले से खुद को पल्ला झाड़ दिया है। चुफाल ने पूरे मामले में खुद को अलग बताया और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को शामिल करने की बात कही है। ये पार्टी कार्यालय के लिए एडीएम के प्रशासन के कार्यालय से नोटिस मिला था, तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए कल हम पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष और अन्य महामंत्री पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। तो उसका नोटिस का उत्तर देने के लिए मैं अभी 11 बजे यहाँ पर था। जो एडीएम के द्वारा प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला वो व्यक्तिगत बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ श्री नारायण सिंह चुफाल के नाम से मिला, जबकि रजिस्ट्री हुई है बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलबीर रोड इस नाम से रजिस्ट्री हुई। तो दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। तो बहुत सारे लोग और दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। इसके साथ इसके लिए खाता खतौनी के साथ साथ देहरादून वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर मनीष ने खड़े किए सवाल। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों पर भी उठाए सवाल। केदारनाथ धाम में सोने की परत को लेकर भी खड़े किए सवाल। पर्यटन मंत्री द्वारा गठित की गई जांच समिति पर सवाल उठाए। तो केदारनाथ विवाद की सीटिंग जज के साथ कराने की मांग। चोरी छुपाने को लेकर सरकार ने बनाई जांच समिति। 230 किलो सोना बताकर पूर्व में किया गया था गुमराह, ये आरोप लगाए हैं। डोईवाला कोतवाली की केशवपुरी बस्ती में 2 मासूम बच्चियों की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पिता जितेंद्र साहनी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र साहनी ने अपनी मासूम बच्चियों की गला दबाकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसकी दूसरी शादी में बाधा बन रही थी। आपको बताते चले कि जितेंद्र की पत्नी ने अपने रिश्तेदार के साथ भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद से हत्या का आरोपी व्यक्ति जितेंद्र साहनी भी दूसरी शादी करना चाह रहा था, लेकिन उसकी शादी में दोनों बच्चियां आड़े आ जाती थी।
इसलिए उसने दोनों मासूम बच्चियों को गला दबाकर हत्या कर दी। कि केशव बस्ती पड़ता है वहाँ पर एक जो स्लम टाइप का जो आवास है उसमें एक दो बच्चों का डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये दो बच्चे बेसिकली जितेंद्र शाहनी है जो कि मूल रूप से दरभंगा का रहने वाले हैं, लेकिन वो केशव बस्ती में विगत कई दशकों से रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो जितेंद्र शाहनी बेसिकली दो माह पूर्व लगभग 2 माह पूर्व जो है उसकी बीवी वो भागे चले गए थे अपने चचेरे भतीजे के साथ। और दूसरा जो है इसकी 2 कन्याएं थी, एक आंचल है लगभग 3.5 साल का, दूसरा अनुषा ये लगभग 1 साल 1.5 माह का है। लगातार 2 कन्याओं के होने के कारण भी वो क्षुब्ध था, उसकी इच्छा थी कि भाई मेरे घर में लड़का पैदा हो। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने वाले शिव भक्त कांवड़ियों ने 65% कांवड़िये नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाते हैं। हालांकि नीलकंठ में पूरे श्रावण मास मेला चलता है, लेकिन इस बार अधिक पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर और करीब 600 अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। बहुत बड़ा आयोजन है हरिद्वार के साथ। करीब जो भी श्रद्धालु हरिद्वार तक आते तो उसमें से हमारा मानना है कि 60-65% लोग नीलकंठ जी का भी दर्शन करते हैं। तो करीब 15 दिन का ये आयोजन है और हमारे नीलकंठ में तो पूरा महीना भर ये चलता है सावन के महीने में। तो लगातार हमारी ड्यूटियाँ पिछले कई सालों से वहाँ काफ़ी संख्या में लगती हैं, जिसमें इस बार 2 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर और करीब 600 अतिरिक्त फोर्स हमारा प्लान लगाने का है। बेसिक चीज़ वहाँ थोड़ा 1 वे टाइप की चीज़ें हैं, ट्रैफिक को लेके कंसर्न है, तो नई पार्किंग सर्च करना और बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन के साथ लगातार हमारी विमर्श चला और मिलकर काम उसमें किया जा रहा है। सुविधा जैसे पानी रास्तों में जब वो पैदल आते हैं तो पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और जितना नज़दीक तक हम उनको पार्किंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देशानुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसी के तहत समय समय पर ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मीडिया ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां से ड्रग सप्लाई का काम किया जाता है। वहीं पुलिस महानिदेशक का कहना है कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को भी मिलेगी। एंटी ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल है, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है। ये चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।